गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरस्वती विद्यालय परिवार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम फिजिक्स का जो 5वां लेसन है अपना विद्युत धारा इसका अध्ययन करते हैं। देखो अपने 10th क्लास तक 11th तक पढ़ते हैं विद्युत धारा क्या है। तो विद्युत धारा की नॉर्मली अपने डेफिनेशन की बात करते हैं I बराबर Q/T, कि जहां भी आवेश का प्रवाह होगा अर्थात कोई भी आवेश अगर गतिशील अवस्था में होगा तो उसे क्या कहा जाएगा, विद्युत धारा कहा जाएगा। या आपने ये कहें कि इलेक्ट्रॉन का जो चलन है, इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है उसे विद्युत धारा कहा जाता है। इसको अपने कैपिटल I से रिप्रेजेंट कर रहे हैं Q/T, या इसको अपने ये लिख सकते हैं dQ/dt, ये भी सही होगा। तो आवेश के प्रवाह की दर d/dt जो अपने पास है, मैथ में अपने पढ़ते आ रहे हैं अवकलन, इसे हम कहेंगे परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर किस में, आवेश में, या परिवर्तन की जगह आवेश यहां पर क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। तो प्रवाह की दर किसकी, आवेश की। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर Q/T। अब देखो इसका मात्रक, धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। या इसमें अपने लिख सकते हैं, इसका मात्रक लिख सकते हैं एम्पियर आ गया, और यहां से आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। दोनों का मीनिंग एक ही है। चाहे तो धारा का मात्रक आप एम्पियर बोलो या धारा का मात्रक क्या बोले, कूलाम प्रति सेकंड, ये धारा का मात्रक है। अब देखो धारा एक सदिश है या अदिश राशि है। धारा एक कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। क्यों, क्योंकि धारा दिशा होने के बावजूद भी अदिश है, क्योंकि यह सदिश योग के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती है। 11th क्लास में अपनों ने पढ़ा था कि अगर कोई भी दो सदिश किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा निरूपित हो तो इस त्रिभुज की या उस आकृति की अंतिम भुजा परिमाण में उन दोनों सदिशों के योग के बराबर तथा दिशा में क्या होती है, विपरीत होती है। जो विद्युत धारा है वो इस नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए दिशा होने के बावजूद भी धाराएं कौन सी राशि रहती है, अदिश राशि रहती है। अब बात करें इसकी विमा की, धारा की विमा। तो धारा इसमें डायरेक्ट धारा की विमा किससे लिखी जाती है, एक मूल राशि है A1, या सीधा A लिख सकते हो आप। धारा की विमा A1 बोलें या धारा की विमा क्या बोलें, A बोलें। ये धारा की है जो विमा होती है। अब अपने बात करते हैं धारा घनत्व है, कि धारा घनत्व क्या है। देखो प्रत्येक जो धातु होती है वो विद्युत की चालक है, यानी कि धातुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का, आवेश का आसानी से, सुगमता से प्रवाह होता है। एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह तक गति कर सकता है, जा सकता है, जिसके फलस्वरूप उस धातु के टुकड़े में विद्युत धारा प्रवाहित होना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। सामान्य अवस्था में क्या रहता है कि प्रत्येक जो धातु का टुकड़ा है, इस धातु के टुकड़े के अंदर मुक्त और बद्ध, दो प्रकार के अपने शब्द पढ़ेंगे, बद्ध इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये बद्ध इलेक्ट्रॉन सामान्य ताप पर धातु के अंदर बंधे हुए होते हैं, इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। जब इसे हम ऊर्जा देते हैं तो ऊर्जा पाकर ये कुछ इलेक्ट्रॉन धातु की सतह पर आ जाते हैं। यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन धातु की सतह पर आ जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये स्वतंत्र हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं। जो ये बंधे हुए थे, इस बंध को तोड़ के ये इलेक्ट्रॉन धातु की जब सतह पर आ जाते हैं तो यहाँ आकर ये विचरण करना, चलना प्रारंभ कर देते हैं। और उसके कारण जब ये इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में सदैव क्या प्रवाहित होती है, धारा। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा तो धारा किस तरफ बहेगी, इस तरफ प्रवाहित होगी। इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है। या ये कहें धारा हमेशा उच्च विभव वाले स्थानों से निम्न विभव वाले स्थानों की ओर होती है। हाई वोल्टेज है जो, उससे निम्न वोल्टेज की ओर विद्युत धारा का स्थानांतरण होता है या गमन होता है। अब अपने यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, धारा घनत्व क्या है, किसे कहते हैं, धारा घनत्व। धारा घनत्व
देखो धारा घनत्व से नॉर्मली अपने जब किसी वस्तु की बात करते हैं, जब किसी वस्तु को किसी के अंदर भरा जाता है तो उस समय घनत्व का मतलब होता है कि इकाई आयतन में या उस वस्तु का जो कुल आयतन है उसमें कितना ज्यादा द्रव्यमान समा जाए वो उस वस्तु का क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। तो धारा यहाँ पर कोई वस्तु नहीं है जो किसी के अंदर समा जाएगी। तो धारा क्या होता है कि जैसे ये तार मान लेते हैं, अपने तार की ज्यामिति नॉर्मल होती है बेलनाकार आकृति, ये इसके जो व्यास होता है या त्रिज्या बोले ये बहुत ही कम होती है, जिसको अपने वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज अपन ने बात की थी 11th क्लास में, मैंने आपको बताया था कि अत्यल्प मोटाई को या बहुत कम त्रिज्या या व्यास को नापने वाले जो उपकरण होते हैं तो उसकी सहायता से हम तार का व्यास या त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो तार का ये इसका भाग है जो वर्तीय भाग है, बेलनाकार भाग है, तार कंप्लीट बेलनाकार आकृति होती है, ये इसका वर्तीय भाग है और इधर भी इसका कौन सा भाग होगा, वर्तीय भाग, और बीच का जो तार का भाग होता है वो कैसा होता है, बेलनाकार। अब तार में धारा ऐसे प्रवाहित होती है, इसकी बाहरी सतह पर चारों तरफ जो इसकी बाउंड्री लाइन है इस सरफेस के ऊपर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो अब यहां से धारा घनत्व की डेफिनेशन बनती है कि धारा घनत्व को कैपिटल जे से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत बहने वाली धारा ही धारा घनत्व कहलाती है। क्षेत्रफल कैसा, जैसे ये वर्तीय भाग है तो इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, वर्तीय भाग का, इधर का भी वर्तीय भाग है इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। इस वर्तीय भाग के अभिलंबवत जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उस धारा को ही क्या कहा जाता है, धारा घनत्व कहा जाता है। या परिभाषा ये दें, प्रति एकांक, प्रति किसके लिए बोलेंगे, भाग के लिए, प्रति एकांक भाग वाली राशि उसका मान 1 लिया जाता है। प्रति एकांक एक किसको रिप्रेजेंट करता है, क्षेत्रफल को। प्रति एकांक क्षेत्रफल के लंबवत बहने वाली धारा आई ही क्या कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है। धारा घनत्व एक सदिश राशि है। धारा घनत्व कौन सी राशि है, सदिश। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल दो प्रकार से होता है। नॉर्मली अपने क्षेत्रफल की बात करते हैं अदिश राशि, लेकिन क्षेत्रफल क्या होता है, सदिश भी होता है। जब अपने को उसकी लंबाई और चौड़ाई अपने को दिशा दे रखी है तो क्षेत्रफल सदैव कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो क्षेत्रफल सदिश राशि है, धारा अदिश राशि है। एक अदिश राशि में एक सदिश राशि का भाग देते हैं तो सदैव कौन सी राशि आती है, सदिश राशि आती है। या क्षेत्रफल के लंबवत बहने वाली धारा ही धारा घनत्व कहलाती है। तो ये कौन सी राशि हो गई, सदिश राशि हो गई। अब इसका मात्रक की बात करें धारा घनत्व की, ये यहाँ पर धारा है, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर बटे भाग में क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो धारा घनत्व का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये धारा घनत्व का मात्रक होता है। अब लिखें वीमा, अपने इसकी वीमा, वीमा कैपिटल ब्रैकेट्स में आती है, कैपिटल लेटर्स में आती है। सबसे पहले इसमें द्रव्यमान है कहीं, नहीं है, तो द्रव्यमान नहीं है तो आप या तो इसको छोड़ दो या m की पावर क्या कर दो, 0। किसी की पावर 0 का मीनिंग क्या होता है, 1। फिर इसमें दूरी का जिक्र हो रहा है फॉर्मूले में कहीं पे है, ये रहा मीटर स्क्वायर। तो दूरी की विमा किसके ऊपर आती है, l के ऊपर। अगर ये स्क्वायर है, भाग में अगर ऊपर होता तब तो यहाँ पर आता 2 प्लस का, और ये नीचे है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -2। फिर समय की बात आती है, समय है इसमें कहीं पर भी, सेकंड नहीं है, तो t की पावर फिर कितनी हो जाएगी, 0। फिर बात आती है धारा के लिए, धारा का मात्रक है यहाँ पर एम्पियर, तो धारा की विमा क्या आ जाएगी, A1। तो इसका वीमा का मान होता है m0 L-2 T0 A1, या इसको आप लिख सकते हो L-2A। ये भी धारा की क्या होती है, धारा घनत्व की वीमा होती है। तो ये था अपने पास धारा घनत्व। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है धात्विक चालकों में विद्युत आवेश का प्रवाह है। धात्विक चालकों में विद्युत आवेश का प्रवाह है। देखो कि जो भी धातुएं होती हैं उसमें विद्युत आवेश का प्रवाह किस प्रकार से होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि धात्विक चालकों में
विद्युत आवेश का प्रवाह है। धात्विक चालकों में विद्युत आवेश का प्रवाह है। तो सबसे पहले मैं धातु की बात करता हूं। अभी अपनों ने पीछे बात भी की थी इसकी। ये अपने पास एक कोई भी धातु का टुकड़ा है, एक रोड है, एक सरिया है, या कोई भी एक धातु का पदार्थ है। देखो अपनों ने पढ़ा था चालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ और विद्युत रोधी जिसको कहें अपने कुचालक पदार्थ को। अब तक आप दो ही प्रकार के पदार्थ पढ़ के आए थे। एक पढ़ा था आपने चालक पदार्थ, या इनको नॉर्मली क्या कहते हो अपने, सुचालक। दूसरा होता है कुचालक पदार्थ, और इन्हें कहा जाता है विद्युत रोधी पदार्थ। अब देखो चालक तो वे सारे होते हैं जो अपने में से क्या प्रवाहित होने देते हैं, विद्युत धारा को सुगमता से, आसानी से अपने में से आर पार होने दें, तो ऐसे पदार्थों को चालक पदार्थ कहा जाता है। दूसरे विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ, ये वे पदार्थ होते हैं जो सामान्यतः, या ये कहें कि वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा या आवेश वाहक या इलेक्ट्रॉन को अपने में से आर पार नहीं होने देते हैं, अपने में से प्रवाहित नहीं होने देते हैं, तो ऐसे पदार्थों को कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल होती है सारी धातुएं, और इसका एग्जाम्पल होता है सूखी लकड़ी, कागज, कांच, सूखी मिट्टी। ये जो सारे के सारे होते हैं ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। अब देखो इनके अलावा एक प्रकार का पदार्थ और भी होता है जिसे हम अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धचालक पदार्थ। यानी कि जो सामान्य अवस्था में तो बहुत ही कम ताप पर तो किसकी भांति कार्य करते हैं, कुचालक पदार्थों की भांति कार्य करते हैं, लेकिन इन्हें ताप या ऊर्जा दिया जाए तो ये कुछ हद तक क्या दर्शाने लग जाते हैं, चालकता दर्शाने लग जाते हैं, आवेश वाहकों को अपने में से बहने देने शुरू कर देते हैं। तो ऐसे पदार्थों को अर्धचालक पदार्थ कहा जाता है। इसका उदाहरण अपने आगे पढ़ेंगे डिटेल में। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों ही चतुर्संयोजी पदार्थ हैं। दोनों ही जो जर्मेनियम और सिलिकॉन है ये अर्धचालक पदार्थ होते हैं। ये सामान्यतः तो कुचालक होते हैं, लेकिन जब इन्हें ऊर्जा दी जाती है, ताप दिया जाता है, तो ये कुछ हद तक क्या दर्शाने लग जाते हैं, चालकता। तो ऐसे पदार्थ अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। अब बात करें अपने चालक। चालकों में जो धातुएं होती हैं ये सारी की सारी विद्युत की चालक होती हैं, और जितनी भी धातुएं होती हैं इसमें आवेश वाहक का कार्य करता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। धातुओं के अंदर आवेश वाहक का जो कार्य होता है वो हमेशा ही मुक्त इलेक्ट्रॉन करता है। ये आधे नंबर में कई बार प्रश्न पूछा गया आरपीएससी के अंदर भी, कि धातुओं के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह है या चालन कौन करता है, कौन करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं। कैसे करते हैं कि जैसे ये लोहे की रोड है, ये सामान्य अवस्था में जैसे कमरे में पड़ी है, ये कहीं पर रखी हुई है, तो इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बंधे हुए होंगे परबल। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन धातु की रोड के अंदर ये भरे हुए हैं। ये इलेक्ट्रॉन जब तक धातु की सतह पर नहीं आएंगे तब तक क्या प्रवाहित नहीं होगी, धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्योंकि आवेश का एक गुण होता है या विद्युत धारा का एक गुण होता है कि ये सदैव किसी भी वस्तु की संपूर्ण सतह पर या उसकी बाहरी सतह पर ही विद्यमान रहता है। आवेश कभी भी किसी भी चालक वस्तु के अंदर नहीं पाया जाता है, या किसी भी धातु में या चालक वस्तु के अंदर जो आवेशों का कुल योग है बीजगणितीय, उसका मान क्या होता है, शून्य होता है। जो भी आवेश होता है वो उसकी कहां पर होता है, सरफेस पर होता है। तो सामान्यतः ये बद्ध अवस्था में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण ये कुचालक है, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब क्या करेंगे, अपने इसको जैसे बैटरी से जोड़ दिया,
प्लस माइनस आपने इसको बैटरी से जोड़ दिया, या अन्य 2-3 तरीके और भी हैं। अपने इसको ऊर्जा दे दें, इसके नीचे आंच जला दें, या इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश डाल दें, तो भी ये इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से क्या जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। लेकिन उस स्थिति में अपने को परिपथ, जिसका नाम आप 10वीं क्लास में पढ़ के आए हो, विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पास, एक ऐसा लूप या तारों का एक ऐसा जाल जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके, उस जाल का नाम, उस नेटवर्क का नाम क्या होता है, विद्युत परिपथ। जैसे अपने घरों में विद्युत का परिपथ होता है, अपने घर में लाइट की फिटिंग करवाते हैं, ये परिपथ ही तो बनवाते हैं। क्या क्या होता है कि पूरे रूम के अंदर कहाँ कहाँ लाइट चाहिए आपको, सारे तार डाले जाते हैं, फिर अपने पंखा, टीवी, फ्रिज, जो भी XYZ उपकरण है उनको संचालित करते हैं, तो ये विद्युत परिपथ कहलाता है। यानी कि एक ऐसा परिपथ जिसमें धारा प्रवाहित की जा सकती हो, विद्युत परिपथ कहलाता है। तो अब क्या होगा कि जैसे आपने इसको यहाँ से जोड़ा बैटरी से, तो इसको एनर्जी मिलेगी धातु के टुकड़े को, क्योंकि इसके अंदर विभवांतर होता है, V होता है, या नॉर्मली सामान्य अवस्था के अंदर होता है, इसके अंदर विद्युत वाहक बल, ये आगे बात करेंगे डिटेल में क्या होता है विद्युत वाहक बल। अब क्या होगा कि जैसे इसको बैटरी से जोड़ेंगे तो जो ये इसके अंदर बंद इलेक्ट्रॉन थे, ये ऊर्जा पाकर अपने बंद को तोड़ेंगे। ये जो बंधे हुए थे, ये बंद टूटेगा, और टूटने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन इस धातु की कहां पर आ जाएंगे, सतह पर। अब कितने आ जाएंगे वो निर्भर करेगा कि यहाँ आपके पास वोल्टेज क्या है। जितना ज़्यादा यहाँ पर वोल्टेज होगा, उतना ही ज़्यादा इस पर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन्स मुक्त आएंगे। ये इलेक्ट्रॉन धातु की सतह पर आ गए। जब ये इलेक्ट्रॉन धातु की सतह पर आ जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन चलना क्या कर देंगे, प्रारंभ, ये स्वतंत्र हो गए, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में इस धातु के टुकड़े में क्या बहने लग जाएगी, धारा। इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे क्योंकि यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये माइनस प्लस की ओर क्या होगा, आकर्षित होगा। तो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा सदैव हमेशा किस तरह बहती है, प्लस से माइनस की ओर। जानते हैं ये तो हम सब कि विद्युत धारा का जो प्रवाह है हमेशा प्लस से माइनस की ओर होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में आ गए और इसके कारण इसमें क्या बहने लगी, धारा प्रवाहित होने लगी। तो ये होता है धातुओं के अंदर आवेश का प्रवाह है, किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। दूसरा, विद्युत की सबसे अच्छी चालक कौन होती है, चांदी। चांदी विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक बोल दो या चालक बोल दें, जिसमें अत्यधिक सुगमता से, यानी कि अपने पढ़ के आए थे, एक शब्द पढ़ा था आपने, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या था, धारा के मार्ग में रुकावट या बाधा का नाम था प्रतिरोध। और प्रत्येक पदार्थ, चाहे वो कोई भी है, चांदी है, वो भी बाधा डालती है, लेकिन चांदी के द्वारा धारा के मार्ग में जो उत्पन्न अवरोध या बाधा है वो न के बराबर है, बहुत ही कम है अन्य धातुओं की तुलना में। इसलिए चांदी को विद्युत की सबसे अच्छी चालक माना जाता है। दूसरा, इसमें धातुओं के बाद विद्युत अपघट्य भी आते हैं। आपने केमिस्ट्री में नाम सुना होगा विद्युत अपघट्य, जैसे विलियन वाले सेल, लेक्लांसी सेल, डेनियल सेल। ये जो सेल होते हैं इनके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिंक की छड़ होती है, उसको विलियन में डुबोया जाता है। उस विलियन के साथ वो जिंक की छड़ है वो रासायनिक अभिक्रिया करती है। उस रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप उस विलियन के अंदर धनायन और ऋणायन बनते हैं। एक छड़ के ऊपर धनायन इकट्ठे हो जाते हैं और दूसरी छड़ पर क्या इकट्ठे हो जाते हैं, ऋणायन हो जाते हैं, जिन्हें आप एनोड और कैथोड बोलते हैं ना अपने। पॉजिटिव और नेगेटिव दो इलेक्ट्रोड बन जाते हैं, एक पर पॉजिटिव आयन आ जाते हैं और एक पर क्या आ जाता है, नेगेटिव आयन। यानी कि वो सेल है वो कुछ समय बाद या उस सेल का उपयोग अपने विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने में कर सकते हैं। तो वो होते हैं विद्युत अपघट्य। इनके अंदर जो आवेश वाहक का कार्य होता है वो करते हैं धनायन और ऋणायन मिलकर। धनायन और ऋणायन मिलकर विद्युत अपघट्य के अंदर विद्युत धारा के प्रवाह को या आवेश वाहक का कार्य करते हैं।
कुचालकों में होते नहीं। अर्धचालक जो पदार्थ होते हैं इनके अंदर अपने आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इनके अंदर होते हैं होल्स और मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो अपने आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये था धात्विक चालकों में विद्युत आवेश का प्रवाह है। अब अपना चैप्टर है अपवाह वेग तथा गतिशीलता। अपवाह वेग तथा गतिशीलता। अपवाह वेग पहले बात करें अपने, उसके बाद बात करेंगे गतिशीलता की। देखो अपवाह वेग, अपवाह वेग से मतलब क्या है? आपने अभी बात की थी कि ये धातु का टुकड़ा है अपने पास, इस धातु के टुकड़े के अंदर जो बद्ध इलेक्ट्रॉन है, इस धातु के टुकड़े को हम बैटरी से जोड़ देते हैं प्लस माइनस से, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कुछ संख्या में ऊर्जा पाकर धातु की सतह पर आ जाते हैं। फिर ये इस तरफ चलेंगे तो इसकी विपरीत दिशा में इस धातु के टुकड़े में क्या बहने लग जाएगी? धारा प्रवाहित तो होने लग जाएगी। ये पढ़ा था आपने। अब यहाँ से बात आती है अपवाह वेग की, कि अपवाह वेग क्या है। देखो जब हम किसी भी धातु के टुकड़े पर बाह्य क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र लागू करते हैं तो उसके प्रभाव में ये इलेक्ट्रॉन चलना क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं। तो जब इन पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लागू किया जाता है, विद्युत क्षेत्र लागू करने के पश्चात जो इन इलेक्ट्रॉनों का वेग है, उस वेग का नाम ही क्या होता है? अपवाह वेग होता है। ठीक है, परिभाषा क्या होगी कि किसी भी धातु के टुकड़े पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लागू करने के पश्चात उस धातु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे उनका जो वेग होगा, या इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति प्रारंभ करेंगे उस वेग का नाम क्या होगा? अपवाह वेग होगा। इसको VD से लिखा जाता है डैम्प्ड वेग, यानी कि अवरोधित मंदित वेग, जो बाधा उत्पन्न करे। बाधा क्यों होगी? क्योंकि जब इसको ऊर्जा देंगे तो इलेक्ट्रॉन है जो इनके बीच का बंध टूटेगा, और टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन तेजी से चलेंगे, पहले की तुलना में तेज चलेंगे। तेज चलता हुआ एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से टकराएगा, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, ऐसे ये एक दूसरे से टकराएंगे। तो टकराने से इनके मार्ग में, धारा के मार्ग में क्या उत्पन्न होती है? बाधा उत्पन्न होती है। उस बाधा का नाम क्या होता है? अपवहन वेग होता है, जिसको अपने VD से लिखा जाता है। अब अपने अपवहन वेग का मान निकालते हैं कि धातुओं के अंदर अपवहन वेग कितना पाया जाता है या कितना होता है। दिखाओ कैसे निकालते हैं अपने। देखो मैं मान लेता हूं कि एक धातु का टुकड़ा है जिसके अंदर 10 या 15 या 5 कोई भी इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन पड़े इस धातु में, ये इलेक्ट्रॉन सामान्यतः ये बद्ध अवस्था में। अब इसको जब बैटरी से जोड़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन गति प्रारंभ करेंगे, चलना शुरू करेंगे। तो चलना शुरू करेंगे तो इसका अपवाह वेग कितना होगा, ये अपना प्रश्न है। इसका मान निकालना है VD का। अब देखो कैसे निकालते हैं। मैं पहले इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं। जब ये लागू नहीं किया गया है तो ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, ऐसे रैंडमली कोई किसी से टकराएगा, कोई किसी से टकराएगा, अनियमित गति करेगा। इसको 11वीं क्लास में अपनों ने पढ़ा था यादर्शिक गति। एक प्रश्न था अपने पास यादर्शिक गति, यानी कि स्वतंत्र गति जिस पर अपना कोई प्रभाव नहीं होता है। किसी भी दिशा में गति करने के लिए क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, वो यादर्शिक गति कहलाती है। तो ये इलेक्ट्रॉन यादर्शिक गति करेंगे। तो मैं पहले इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, सिर्फ पहले इलेक्ट्रॉन, ये अकेला इलेक्ट्रॉन है। तो इसका वेग क्या आएगा? V1 बराबर U1 प्लस AT1। गति की प्रथम समीकरण लिखी मैंने, गति की प्रथम समीकरण से, क्योंकि अपने को अपवहन वेग का मान निकालना है। तो अपवहन वेग क्या होगा? सभी के अलग अलग वेगों के मान का जो औसत मान निकाल लेंगे वो क्या जाएगा अपने पास है? अपवहन वेग। जैसे अपने औसत आयु निकालते हैं ना, तो वैसे क्या करेंगे, मैं पहले इस इलेक्ट्रॉन का, इसका सब इलेक्ट्रॉन्स का वेग निकाल लूंगा मैं।
और वेग का सूत्र अपने पास है v1 बराबर या v बराबर u प्लस at। यहाँ से सबका वेग आ जाएगा, उन सबको जोड़ के जितने इलेक्ट्रॉन है उनका क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपवहन वेग आ जाएगा, औसत वेग। आप देखो पहला इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसका अंतिम वेग हो गया v1, प्रारंभिक वेग हो गया u1, त्वरण हो गया a। त्वरण सेम रहेगा क्योंकि इस पर जो बैटरी आरोपित की है इसकी वोल्टेज सभी के लिए क्या है, नियत है, तो ये सबको समान विभवांतर, तो त्वरण का मान क्या रहेगा, समान। ये a1 नहीं आएगा, त्वरण क्या आएगा, सिर्फ a। और समय मान लेता हूं पहले से चलकर दूसरे से टकराया, टकराने से पहले इसने कितना समय ले लिया, t1। तो पहले के लिए इक्वेशन आ गई v1 इक्वल्स टू u1 प्लस a t1। इसी तरह दूसरे के लिए आ जाएगा v2 बराबर u2 प्लस at2। तीसरे के लिए v3 बराबर u3 प्लस at3। ऐसे ही nवें के लिए आ जाएगा vn बराबर un प्लस atn। समझा की बात। धातु के अंदर n संख्या में इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, इन इलेक्ट्रॉनों पर अलग अलग इनका वेग, पहले का वेग v1 बराबर u1 प्लस at1, दूसरे का इतना, तीसरे का ये, चौथे का nवें का ये इलेक्ट्रॉन का वेग आ गया। अब मैं निकालता हूं कुल वेग या माध्य वेग या अपवाह वेग। अतः अपवाह वेग इसको लिखते हैं vd से लिया जाएगा vd बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डैश डैश vn बटे n। सभी वेगों का योग कर लेंगे और जितनी संख्या में उसका क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। अब यहाँ से v1 का मान रख देते हैं, आ जाएगा u1 प्लस at1 प्लस u2 प्लस at2 प्लस u3 प्लस at3 प्लस डैश डैश un प्लस atn बटे आ गया n। इसको लिख सकता हूँ मैं u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश डैश un बटे n प्लस a सब में कॉमन आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डैश डैश tn बटे n। लिख सकते हैं क्या किया अपनों ने, यहाँ ये सारे प्लस में तो u वाली जो टर्म्स है इनको पहले लिख लिया सबको और लघुत्तम अलग अलग कर दिया। इसके भाग में भी लघुत्तम n आ गया, बीच में प्लस लगा के a t1 वाली थी उनमें a कॉमन ले लिया, t1 t2 ये सारे आ गए, अपन में क्या आ गया n। इसका मान तो हो गया 0। क्यों हो गया, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब शुरुआत में प्रारंभ में चलना शुरू करता है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होता है, 0। रुका हुआ था वो, उस पर दूसरा आके टकराया तब वो चला, तो उसका प्रारंभिक वेग 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 करते जाएंगे तो बटे कितना भी रखेंगे क्या आ जाएगा, 0 प्लस ये बच गया, ये आ जाएगा a। इसको बोला जाता है टो बार, इसको हिंदी में कहते हैं विश्रांति काल। 11वीं क्लास में पढ़ा भी था विश्रांति काल। तो से लिखते हैं माध्य विश्रांति काल है, इसलिए इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार। एवरेज, ठीक है, आप एवरेज लिखते हो या किसी भी राशि के ऊपर आप बार लगा दो, उसका मतलब क्या होता है, उसका माध्य लेना, औसत लेना। तो ये होता है माध्य विश्रांति काल। अब मैं बात करूं विश्रांति काल क्या है, देखो एक इलेक्ट्रॉन यहां से चलकर यहां पर गया, इसने यहां से यहां जाने तक कुछ समय लिया, वो इसका समय हो गया। फिर यहां से चला, ये टकराया इससे, ये टकरा के तीसरे से टकराया, तो ये यहां से गया यहां तक, तो फिर इसने कुछ समय लिया। ये होते हैं विश्रांति काल। यानी कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के मध्य जो इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया समय, उस समय का नाम क्या होता है, विश्रांति काल। तो एक विश्रांति काल, 2, 3, 4, 5 ऐसे कितने विश्रांति काल होंगे, n। और उन सब को जोड़ लूं मैं और जोड़ के जितनी संख्या में उसका भाग दे दूं तो क्या आ जाएगा, माध्य। इसलिए यहां पर था t1 प्लस t2 प्लस t3 डैश डैश tn बटे n, ये विश्रांति काल थे। इन सबको जोड़ के n का भाग दे दिया तो इसका नाम क्या हो गया, माध्य विश्रांति काल। तो यहां पर क्या आ गया, a इंटू टो बार, यानी कि vd का मान अपने पास आ गया a टो बार। अब इसको थोड़ा सा आगे हल करते हैं, आगे हल करेंगे तो क्या आएगा, आगे हल करेंगे तो अब इसका मान लिखते हैं अपने a का, त्वरण का, vd बराबर a टो बार। अब देखो a होता है त्वरण यहां पर, और त्वरण का सूत्र क्या होता है, F/m टो बार, क्योंकि
बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर ma। अपने जानते हैं बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर ma। द्रव्यमान और त्वरण का जो गुणनफल होता है उसे क्या कहा जाता है, बल कहा जाता है। तो यहाँ पर भी द्रव्यमान और त्वरण का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर द्रव्यमान पाया जाता है 9.1 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, और इलेक्ट्रॉन पर जब विद्युत क्षेत्र लागू किया जाता है तो उसके ऊपर बल भी लगता है, जिसका नाम क्या होता है, विद्युत क्षेत्र बल। तो यहाँ से F बराबर ma, तो मैंने A का मान रखा है, तो A बराबर क्या आ जाएगा, F बटे m। इसको आगे लिखूंगा तो यह आ जाएगा Vd बराबर -EE बटे m टो बार। क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र बल का सूत्र होता है QE। पढ़ा था अपनों ने, पहले लेसन में पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा जिस आवेश पर यह बल कार्य कर रहा है, इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र बल कहलाता है। जैसे ये बल तो नॉर्मली बल है कि किसी वस्तु को अपनी ओर खींच लिया या अपने से दूर धकेल दिया, वो बल है। ऐसे ही अगर विद्युत क्षेत्र है, जैसे ये प्लस माइनस, यहाँ बैटरी धन आवेश और ऋण आवेश की बात हो रही है, अगर इसमें कोई भी आवेश गति करता है तो वो आवेश गति करेगा विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, तो उस समय उस पर जो बल लगेगा उस बल का सूत्र होता है F बराबर Q इंटू ई। ई तो है विद्युत क्षेत्र, ये रहा। Q की जगह मैंने क्या लिख दिया, -E, क्योंकि यहाँ पर अपने धातु के टुकड़े की बात कर रहे थे जिसके अंदर अपनों ने क्या लिया था, इलेक्ट्रॉन लिया था, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, -E। तो Q लिखोगे तो भी सही होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिख दिया, -E, और E ये कौन सा आ गया, विद्युत क्षेत्र वाला, इंटू टो बार बटे m। ये आपका आंसर है। बुक्स में ये आंसर मिलेगा आपको कि अपवहन वेग का मान ज्ञात कीजिए, 2 नंबर में प्रश्न आता है ये। तो आपको क्या करना है कि एक धातु का टुकड़ा लेते हैं जिसमें मान लेते हैं n संख्या में, स्मॉल n संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। सामान्यतः वो इलेक्ट्रॉन बद्ध अवस्था में होते हैं। जब उस धातु के टुकड़े पर बाह्य परबल विद्युत क्षेत्र लागू किया जाता है तो उसके प्रभाव में कुछ इलेक्ट्रॉन धातु की सतह पर आ जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन चलना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके कारण उस धातु के टुकड़े में विद्युत धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। तो अपवहन वेग की परिभाषा लिखेंगे, क्या हुआ कि जब किसी भी धातु के टुकड़े पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लागू करेंगे तो उसके प्रभाव में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अलग अलग वेगों का जो औसत मान है उसे क्या कहा जाएगा, अपवहन वेग कहा जाएगा। फिर अपने चित्र को बना दिया। अब लिखेंगे, मान लेते हैं कि पहला जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेग गति की प्रथम समीकरण से v1 बराबर u1 प्लस at1, इसी तरीके से दूसरे तीसरे चौथे n तक। अतः अपवहन वेग सबका योग बटे n, सबका मान रख दिया। ये u1 वाली टर्म से एक साथ लिख ली, लघुत्तम अलग, इनको एक साथ लिख लिया। ये 0 हो गया क्योंकि प्रारंभिक वेग सदैव कितना होता है, 0। ये बचेगा t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डैश डैश tn। इसको मैंने क्या लिख दिया, माध्य, क्योंकि सबका समय का योग होके उसका भाग लगा है। तो टो बार आ गया। अब ये a यहाँ पर क्या है, त्वरण, और त्वरण का सूत्र होता है F अपॉन m, और F यहाँ पर है विद्युत क्षेत्र बल, जिसका सूत्र होता है Q इंटू ई, और Q की जगह अपने पास इलेक्ट्रॉन है तो क्या आ गया, -E इंटू ई टो बार बटे m। ये अपने पास कहलाएगा अपवहन वेग। इसके बाद अपने पास परिभाषा है गतिशीलता, कि गतिशीलता क्या होती है। गतिशीलता देखो, गतिशीलता का मतलब क्या होता है कि जब अपने किसी भी धातु के टुकड़े पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लागू करेंगे तो वो विद्युत क्षेत्र लागू करने के उपरांत उस धातु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन से वो इलेक्ट्रॉन गति करना क्या कर देंगे, प्रारंभ कर देंगे। तो अब इसको लिखा जाता है, यानी कि जो गतिशीलता है या अपवहन वेग है वो समानुपाती होता है E के। कैसे, ये अपने पास धातु का टुकड़ा है, इसके अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं धातु की सतह पर आएंगे, यहाँ ये बैटरी है, प्लस माइनस इसका विद्युत वाहक बल है E या एप्सिलॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन कितने तेज चलेंगे किस पर निर्भर करेगा, इस पर।
कि इस बैटरी की वोल्टेज कितनी है। ये ज़्यादा वोल्टेज की होगी तो इनका वेग भी क्या होगा, ज़्यादा। इनका वेग, अगर इसकी वोल्टेज कम है तो इनका वेग भी क्या होगा, कम। यानी कि सीधा सीधा जो इलेक्ट्रॉन का वेग है, जिसको आप अपवहन वेग कहते हो, वो किसके ऊपर निर्भर करता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। यहाँ से समानुपाती साइन हटाते हैं तो आता है VD, समानुपाती हटाएंगे तो म्यू ई। यहाँ म्यू समानुपाती या अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे गतिशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, कि किसी भी धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका अपवहन वेग उस धातु के टुकड़े पर आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। अर्थात VD समानुपाती E या VD बराबर म्यू ई। म्यू यहाँ एक समानुपाती नियतांक है, जिसे क्या कहा जाता है, गतिशीलता कहा जाता है। अब इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, म्यू बराबर VD अपॉन ई। यहाँ से परिभाषा दे सकते हैं, म्यू बराबर VD अपॉन ई। प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के लिए जो प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के लिए जो अपवहन वेग है वही क्या कहलाती है, गतिशीलता कहलाती है। प्रति भाग के लिए एकांक भाग वाली राशि को एक मानो, विद्युत क्षेत्र तो विद्युत क्षेत्र। प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के लिए जो अपवहन वेग का मान होता है उसी का नाम क्या होता है, गतिशीलता होता है। तो ये अपने पास परिभाषा थी गतिशीलता की। अब अपने बात करते हैं अपवहन चाल तथा विद्युत धारा में संबंध। इस बार ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का। विद्युत धारा और अपवहन वेग में क्या संबंध होता है, सूत्र स्थापित कीजिए। विद्युत धारा व अपवहन वेग में संबंध। देखो, विद्युत धारा और अपवहन वेग में हम संबंध क्या, यानी कि अपने को सूत्र निकालना है किस किस में संबंध, एक तो I और एक इसमें VD, इन दोनों में संबंध स्थापित करना है। अब क्या होगा वो हमें पता नहीं है कि दोनों बराबर होंगे या दोनों व्युत्क्रमानुपाती होंगे, कैसे होंगे हमें पता नहीं है। लेकिन विद्युत धारा और अपवहन वेग के बीच में एक संबंध का क्या ज्ञात करना है, अपने को सूत्र ज्ञात करना है। ये अपना प्रश्न है। आप देखो, सबसे पहले फिर वैसे ही अपने एक धातु का टुकड़ा ले लेते हैं। एक धातु का टुकड़ा है जिसकी लंबाई मान लेता हूं मैं कैपिटल या स्मॉल n। मान लिया कि एक चालक तार है जिसकी लंबाई का मान कितना है अपने पास है n। इसका जो ये वर्तीय भाग है इसका क्षेत्रफल कितना मान लेता हूं मैं, कैपिटल A, क्योंकि बेलनाकार आकृति है। ये वाला भाग और ये वाला जो भाग है इसका क्षेत्रफल तो मैं A मान लेता हूं, बड़ा A। और ये जो लंबाई है इसकी कितनी मान लेता हूं मैं, L। तो क्षेत्रफल को अगर लंबाई से गुणा कर देते हैं तो क्या आता है, आयतन। किसी भी राशि का आयतन ज्ञात करना हो, अगर हमें उस राशि का क्षेत्रफल पता है और एक भुजा का मान पता है तो अपने उसका क्या निकाल सकते हैं, आयतन। मैं मान लेता हूं इस धातु के टुकड़े के अंदर प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, स्मॉल n। देखो दो होता है, एक होता है कैपिटल N और एक होता है स्मॉल n। इन दोनों में फर्क होता है। कैपिटल तो n होता है कुल संख्या, कैपिटल N क्या होता है, कुल संख्या। और स्मॉल n क्या होता है, प्रति एकांक आयतन में। स्मॉल n का मतलब होगा कि जैसे इसका कुल आयतन तो हो गया A इंटू एल, समझ रहे हो आप, क्षेत्रफल को तीसरी भुजा से गुणा कर दिया। लेकिन मुझे वो पता नहीं है, मेरे को पता है कि इतना सा भाग है ना, इसका छोटा सा भाग, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल n संख्या में इलेक्ट्रॉन विद्यमान है।
और इस पर आरोपित जो है वो क्षेत्र है विद्युत क्षेत्र E, या विभवांतर का मान क्या है अपने पास V है। अब अपना प्रश्न है कि I और VD के अंदर अपने को संबंध का मान ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले अपने विद्युत धारा या माना L लंबाई के चालक तार तथा L लंबाई व कैपिटल A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तार में प्रति एकांक आयतन में स्मॉल n संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। जो जो अपनों ने माना है वही लिखा है। मैंने मान लिया कि एक L लंबाई का चालक तार है ये रहा, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है कैपिटल A, इसकी इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है स्मॉल n उपस्थित हैं। तो चालक टुकड़े पर कुल आवेश, चालक टुकड़े पर कुल आवेश क्यों, आप कैसे निकालेंगे कुल आवेश कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की ज्यामिति जो चालक तार है इसके अंदर कुल आवेश कितना है, ये अपना प्रश्न है। तो यहाँ कुल जो आवेश का मान निकालना है तो क्या करें, मेरे को पता है कि छोटे से भाग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं n इकाई है, तो n आ गया, कौन है इलेक्ट्रॉन, तो Ne आ गया। इतने से भाग का आ गया, इतने से भाग के अंदर Ne इलेक्ट्रॉन है, तो कुल का निकालना है तो इसको किससे गुणा कर दूं मैं, पूरे आयतन से, याद है। इस धातु के टुकड़े के अंदर जो कुल आवेश है वो कितना होगा NeAl, समझ आया क्या, कैसे दोबारा फिर रिपीट करता हूं, लंबाई है L, क्षेत्रफल है A, इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और छोटे से भाग में इकाई आयतन में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन है, वो 1 हो सकता है 100 हो सकते हैं। तो कुल आवेश सही, तो कुल कैसे निकलेगा कि छोटे से भाग में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको कुल आयतन से क्या कर दो, गुणा कर दो। तो ये क्या, मैंने छोटे से भाग में कितने इलेक्ट्रॉन है Ne और कुल आयतन कितना है क्षेत्रफल इंटू तीसरी भुजा, तो ये कुल आवेश आ गया। तथा एक इलेक्ट्रॉन को धातु के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में लगा समय t है, तो मैं मान लेता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से चलेगा और वो L लंबाई तय करके इस सिरे पे आएगा ना, तो यहां तक आने में वो कितना समय ले लेता है t, और चल किस वेग से रहा है वो इलेक्ट्रॉन, आप वहन वेग Vd से चल रहा है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो यहां से क्या जाएगा समय बराबर दूरी बटे, सूत्र बनता ही, समय कितना लेता है वो t, दूरी कितनी तय करता है एक सिरे से दूसरे सिरे पर L, किस साल से चलता है वो T बराबर L बटे Vd। अतः अब निकालनी क्या अपने को धारा, अतः प्रवाहित धारा I बराबर Q बटे क्या होता है, मान रख दो दोनों के, Q व T का मान रखने पर क्या देगा, I बराबर Q का मान कितना है NeAl बटे T का मान कितना है L बटे Vd, ये ऊपर चला जाएगा L से L कट जाएगा, I का मान कितना आ जाएगा NaeVd, गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं, ये आंसर आ गया।
विद्युत धारा और अपवहन वेग में संबंध क्या होता है? I बराबर NaEVD। आप देखो क्या क्या चीज नियत है। N नियत होता है कि इकाई आयतन में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे या 10 होंगे, फिक्स होता है। क्षेत्रफल प्रत्येक धातु के तार का क्या होता है? नियत होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान नियत होता है। कौन चेंज होता है? वेग। वेग चेंज किसके कारण होता है? इस E के कारण। अगर वेग चेंज होगा तो कौन चेंज होगी? धारा चेंज होगी। यानी कि वेग बढ़ेगा तो धारा का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। सीधी सी बात है कि जब वोल्टेज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन तेज चलेंगे, इलेक्ट्रॉन तेज चल रहे हैं, इसका मतलब धारा तेज बह रही है। दोनों एक दूसरे की क्या आ गए? समानुपाती। ये कांस्टेंट राशि है तीनों। NaE तो कांस्टेंट राशि है, सीधा सीधा I किस पर निर्भर करती है? VD पर। तो ये आपको बुक्स में आंसर मिलेगा। या एक स्टेप और मिल सकता है आगे। क्या मिल सकता है? आप इसको लिख सकते हो I बराबर NaE म्यू ई। ये और मिल सकता है, क्योंकि अभी अपनों ने अपवहन वेग का मान निकाला था। क्या आया था अपने पास? म्यू ई। सूत्र था ना, VD समानुपाती बराबर आया था, तो म्यू ई। ये भी स्टेप आपको बुक्स में मिलेगा कि अपवहन वेग था, उसकी जगह क्या लिख दी? गतिशीलता। अब यहाँ पर प्रश्न क्या आएगा? अगर ये आता है तो यहाँ प्रश्न आएगा विद्युत धारा तथा गतिशीलता में संबंध का सूत्र। अगर विद्युत धारा और अपवहन वेग में पूछे तो ये आंसर आ जाएगा, और विद्युत धारा और गतिशीलता में पूछे जाएगा तो ये अपने पास क्या आएगा? आंसर आएगा। तो ये था विद्युत धारा और अपवहन वेग में संबंध।